ओम नमः शिवाय बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि तुम सब अपने घरों में सकुशल हो। इस बार तुम लोग जो सबसे ज्यादा मिस कर रहे होगे अपने नानी या दादी के घर जाना, क्योंकि अधिकतर बच्चे अपने गर्मी की छुट्टियों में अपने नानी या दादी के घर वो लोग चले जाते हैं। इस बार तो जाना संभव है नहीं। तुम कितना अच्छा लगता है ना, घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो हम अपनी नानी या दादी लोगों के साथ रहें, तो वो लोग अपने समय की बहुत सारी बातें हमें बताते हैं कि उनके समय में कैसा होता था और आज के समय में यानी तुम लोगों के समय में कैसा है। हमेशा वो लोग हम लोगों को बताते रहते हैं और हमें इससे क्या होता है, इससे हमें जानकारी भी प्राप्त होती है कि और बहुत मतलब इंटरेस्ट आता है कि हाँ उस समय में दादी के समय में ऐसा दादी ने बताया था, दादी के समय में ऐसा होता था, लेकिन आज के समय में तो ऐसा होता है। तो इसी तरह से बच्चों, हमारा जो बसंत भाग 1 में जो दूसरा चैप्टर है बचपन, जिसकी लेखिका है कृष्णा सोबती, उन्होंने अपने इस संस्मरण में हमको यही चीज बताया है। उन्होंने अपने बचपन की स्मृतियां हमारे साथ साझा की हैं कि उनके समय में क्या क्या होता था और आज के समय में कितना बदलाव आ गया है। ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया है कि उनकी मतलब जब उन्होंने ये कहानी लिखना, ये संस्मरण लिखना शुरू किया, तो वो कहती हैं कि हो सकता है मैं तुम में से किसी की माँ की उम्र की हूँ या किसी की दादी हूँ, किसी की नानी हूँ, कुछ भी हम हो सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि वो उस समय उन्होंने लिखा है जब वो काफी बुजुर्ग हो चुकी थी, उनकी उम्र काफी हो चली थी। तो इस कहानी में उन्होंने बहुत सारी मतलब चीजें अपने बारे में बताई हैं कि उनके समय में कैसा कैसा हुआ करता था और आज वो कितना बदल चुकी है चीजें, कितनी बातें सारी बदल चुकी हैं, चाहे वो पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे घर में रहने का ढंग हो या अनुशासन हो, तौर तरीके हो, ये सब का उन्होंने अपने संस्मरण के माध्यम से हमें बताने की कोशिश की है। तो बच्चों, चलो हम अपना दूसरा चैप्टर बचपन पढ़ना शुरू करते हैं। अमृता विद्यालयम भुवनेश्वर, कक्षा 6 हिंदी, पुस्तक बसंत भाग 1, पाठ 2 बचपन, लेखिका कृष्णा सोबती, अध्यापिका नुपुर श्रीवास्तव। तो अब मैं आपको लेखिका का परिचय दे देती हूँ। कृष्णा सोबती जी का जन्म 18 फरवरी 1925 में गुजरात में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में स्थित है। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 में 93 साल की उम्र में हुआ था। उल्लेखनीय कार्य मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा, समय, सरगम इत्यादि हैं। इन्होंने बहुत सारे सम्मान प्राप्त किए हैं, जिसमें से 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1982 में हिंदी अकादमी अवार्ड और 2017 में इन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलो अब पढ़ना शुरू करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दीदी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। बच्चों, यहाँ पे लेखिका सोबती जी कह रही हैं कि जिस समय उन्होंने इस संस्मरण को लिखना शुरू किया होगा, उस समय अपने वो उम्र की उस पड़ाव में थी। उनकी उम्र ऐसी थी कि वो अभी आपकी बोल रही हैं कि वो आपकी दीदी भी की उम्र की भी हो सकती हैं, दादी की उम्र की भी हो सकती हैं, नानी की भी उम्र की हो सकती हैं, बड़ी बुआ, बड़ी मौसी की उम्र की भी हो सकती हैं। और उनको परिवार में सभी लोग जीजी यानी दीदी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। लेखिका बोल रही है कि हाँ, मुझे अभी इस चीज का आभास हो रहा है कि मैं सयानी हो गई हूँ। मतलब उनकी उम्र जो है वो काफी बढ़ गई है। और क्यों? क्योंकि उनको इस चीज का एहसास हो रहा है कि वो पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग के।
बच्चों, ऐसा होता है कि उम्र के साथ साथ आदमी की पसंद और नापसंद भी बदल जाती है। जैसे अभी आप लोग जिस उम्र में हो उस समय रंग बिरंगे कपड़े पहनना, पूरा कलरफुल रहना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है लोगों की पसंद भी बदल जाती है। उस समय लोग एक उम्र में आ जाने के बाद हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वैसे लेखिका भी कह रही हैं कि उन्हें भी अब रंग बिरंगे कपड़े नहीं बल्कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी इस टाइप के कपड़े पहनने का मन करता है, और वो भी ऐसा मन करता है कि वो मतलब हल्के रंग के कपड़े हो और उसमें भी सफेद रंग के हो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते। लेखिका बोल रही हैं कि उन्होंने अपने समय में बहुत तरह की पोशाकें, बहुत तरह की ड्रेसेस पहनी है, जिसमें फ्रॉक है, निकर है, वॉकर है, स्कर्ट, लहंगे, गरारा, चूड़ीदार और घेरेदार कुर्ते इत्यादि उन्होंने सब कुछ अपने समय में पहना है। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब भी याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। लेखिका बोल रही है कि उनको अपने बचपन की एक फ्रॉक अभी तक याद है, जो हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक थी, और उसका कॉलर जो था वो गोल था, और बाजू यानी आस्तीन जो है वो क्या था, पफ वाला था, वहां पे वो कफ वाला आस्तीन था। और एक फ्रॉक और थी उनके पास जो हल्की गुलाबी रंग की थी, और जो चुन्नटों वाली मतलब प्लेट्स वाली घेरदार फ्रॉक थी, और उसके नीचे क्या था, गुलाबी रंग की फ्रिल लगी हुई थी, यानी झालर बने हुए थे। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उस समय में क्या होता था, उस समय फ्रॉक के ऊपर एक जेब बना रहता था, और वो जेब रुमाल रखने के काम आता था। वो रुमाल रखने के लिए वो जेब बना रहता था, और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाने का उस समय चलन था। लेमन कलर का बड़े प्लेट वाला गर्म फ्रॉक, जिसके नीचे पर फर टकी थी। वो बोल रही है उनके पास एक एक गर्म फ्रॉक भी था, वो लेमन कलर का था, नींबू के कलर का था, और उसके नीचे पर जो है वो फर की एक टंकी थी। मतलब फर तुम लोग जानते हो, फर के बहुत सारे ड्रेसेस होते हैं, उसी तरह से उनके गर्म ऊनी फ्रॉक में भी फर लगा हुआ था। उनके पास 2 ट्विनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरे ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। उनके पास 2 ट्विनिक भी थी, जिसमें एक चॉकलेटी रंग का था, जिसके अंदर की कोटी यानी जैकेट वो था प्याजी रंग का, यानी प्याज के रंग का, और दूसरा ग्रे कलर का था, और जिसकी कोटी मतलब यानी जैकेट जो थी वो सफेद रंग की थी। मुझे अपने मोजे और स्टाकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। लेखिका बोल रही हैं कि उन्हें अपने मोजे और स्टाकिंग भी याद है, क्योंकि बचपन में उन्हें मोजे जो है वो अपने खुद धोने पड़ते थे, स्वयं धोने पड़ते थे। नौकर नौकरानी होने के बावजूद भी इस चीज के लिए उन्हें सख्त मना किया गया था कि आप लोग अपने मोजे जो है वो नौकर या नौकरानी से नहीं धुलवा सकते हो, आप लोगों को खुद धुलना है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। हर इतवार को यानी कि रविवार को उनका यही काम होता था कि अपने मोजे धो लेने के बाद से उनको जूता पॉलिश करना पड़ता था। और जब जूता पॉलिश करते थे वो लोग तो क्या करते थे, पहले जूते को पॉलिश लगाते थे, उसके बाद ब्रश या किसी कपड़े से जूते पर रगड़ते थे और वो जूता जो है वो चमकने लगता था। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ये सही बात है बच्चों कि अगर बचपन से किसी कार्य को आप करो तो वो हमारी आदत बन जाती है। उसी तरह से यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि उनको जूता पॉलिश करना अभी भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह है। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। लेखिका बोल रही हैं कि अभी तो आप लोगों के समय में
बहुत किस्म के जूते आ चुके हैं। उनके समय में जो जूते मिला करते थे, वो जूते जो थे वो आरामदायक नहीं होते थे, उनको पहनने से पैरों में छाले निकल जाते थे। और आजकल के जो जूते मिलते हैं वो आरामदेह होते हैं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते, अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। वो बोल रही हैं कि जब कभी भी उनको लंबे समय के लिए सैर के लिए जाना होता था, तो वो लोग अपने साथ रुई यानी कि कॉटन लेके जाते थे। क्यों लेकर के जाते थे? क्योंकि जब उनके नए नए शूज वो लोग पहनते थे और वो आरामदायक नहीं लगता था और पैरों में छाले पड़ने लगते थे, चुभन होने लगती थी, तो वो लोग क्या करते थे कि जैसे हम लोग भी करते हैं, कभी कभी होता है ऐसा कि हम लोग कोई नया शूज पहनते हैं तो हमको काटने लगता है, फिर हम लोग शूज के अंदर रुई डालते हैं। उसी तरह से लेखिका भी बोल रही हैं कि वो लोग भी उसके अंदर, शूज के अंदर रुई डालते थे जिससे छालों का इलाज किया जा सके, मतलब पैरों शूज पहनने से पैरों में छाले ना पड़े। जब कभी लंबी सैर पर हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि हर शनिचर यानी शनिवार को उनको ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल मतलब जैतून का तेल उनको पीना पड़ता था। और ये वो एक बहुत मुश्किल का काम था, क्योंकि उसकी जो गंध थी वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत खराब थी। और एक छोटी सी शीशी मतलब एक शीशे का ग्लास था जिस पर एक निशान भी बना हुआ था, जैसे दवाई की शीशियों पे बना रहता है 5 ml 6 ml 10 ml 15 ml ऐसे करके उस ग्लास पे भी शीशे के ग्लास में बना हुआ था। और जिसको देख ही उन लोगों को मितली यानी उल्टी आने लगती थी। वो कहती हैं कि जो शनिवारी दवा यानी जो शनिवार को उनको जैतून का तेल पीना पड़ता था, अगर उनको नहीं भी पिलाया जाता तो उनकी सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि उनकी सेहत जो थी वो अच्छी थी। उनकी सेहत जो है वो लोग स्वस्थ थे, इसलिए नहीं भी तेल पीने से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि अब मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी कि आपके समय में और हमारे समय में कितना अंतर आ गया है, कितना बदलाव गया है, जो हमारी और आपकी रुचियों में भी बहुत बदलाव आ गया है। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गया है शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विम्टो मिलती थी। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि याद करने वाली बात यह है कि हमारे समय में ग्रामोफोन हुआ करता था, मतलब संगीत सुनने का सिर्फ एक ही साधन था, वो था ग्रामोफोन। और आजकल क्या है, आजकल तो रेडियो है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, लेकिन जो उस समय में नहीं हुआ करती थी। उस समय में संगीत सुनने का सिर्फ एक ही माध्यम था और वो था ग्रामोफोन। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई। इस समय क्या लेखिका बोल रही है कि उनके बचपन में सिर्फ कुल्फी मिलती थी, और आजकल क्या है, कुल्फी भी मिलती है और आइसक्रीम भी मिलती है। कचौड़ी समोसे उनके समय में सिर्फ मिला करते थे, लेकिन आजकल क्या है, पैटीज भी मिलते हैं। और शरबत की बात करो तो उनके समय में सिर्फ शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत मिला करते थे, लेकिन अब क्या है, ये विभिन्न प्रकार के शरबतों के साथ साथ कोक और पेप्सी और विभिन्न प्रकार के ड्रिंक अभी मिलने लगे हैं। लेकिन उस समय में शरबत के नाम पे फिर सिर्फ शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत मिला करते थे। और कोक भी नहीं मिलती थी उस समय, लेमनेड और विम्टो मिलती थी, वो भी एक ड्रिंक होता है। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेगर्स और डेविको रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। यहाँ पे लेखिका कह रही है कि जो बच्चे शिमला और नई दिल्ली में रहे हैं, पले बड़े हैं, वो वहाँ के वेगर्स और डेविको नाम का रेस्तरां मतलब एक रेस्टोरेंट था, जहाँ की चॉकलेट और पेस्ट्री जो थी वो काफी प्रसिद्ध थी, और उसको जो कोई भी खाता था वो इतनी स्वादिष्ट होती थी कि वो लोग बहुत खुश हो जाते थे। और
सोबती जी और उनके भाई की जो ड्यूटी है वो शिमला मॉल में लगती थी। क्यों लगती थी? वहां पे एक दुकान में ब्राउन ब्रेड लाने के लिए। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पर पहुंच जाते। वहां से एक उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। लेखिका बोल रही है कि उनका जो घर था वो मॉल से ज्यादा दूर नहीं था। एक पहाड़ों पे जानते हो रास्ते जो होते हैं वो काफी ऊंचाई पे होते हैं और ढलान भी होता है। तो उसी तरह से जो एक चढ़ाई थी और उसके बाद से एक गिरजा मैदान नाम की एक जगह थी। वो लोग वहां पे पहुंचते थे और वहां पे पहुंचकर एक उतराई आता था यानी ढलान आता था और वो लोग सीधे मॉल पर पहुंच जाते थे। और कन्फेक्शनरी काउंटर पर जब वो लोग पहुंचते थे तो वहां तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट देखते थे और उसकी खुशबू जो है उन लोगों के मन को मोह लेती थी। जैसे तुम लोग भी अच्छी अच्छी चीजें देखते हो दुकानों पे तो तुम्हारे मुंह में भी पानी आ जाता है। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले लेकर खाती। लेखिका को हफ्ते में सिर्फ एक ही बार चॉकलेट खाने की इजाजत थी। एक ही बार उनको छूट मिलता था कि वो लोग चॉकलेट सप्ताह में एक बार खरीद सकते हैं। और लेखिका क्या करती थी कि वो उनके पास चॉकलेट का सबसे ज्यादा स्टॉक था। मतलब सबसे ज्यादा इकट्ठा करके चॉकलेट उन्होंने ही रखा हुआ था, क्योंकि वो चॉकलेट जब खरीदती थी तो उसी के साथ खड़े खड़े होकर तुरंत उसको नहीं खा लेती थी। वो क्या करती थी कि वो चॉकलेट को घर लेके आती थी, एक जगह पे उसको रख देती थी साइड बोर्ड पे, और रात में जब वो रात का खाना उना खा लेती थी अपने बिस्तर पे, जब वो सोने के लिए जाती थी तो उसका स्वाद ले लेकर के वो चॉकलेट को खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। यहाँ पे लेखिका कह रही है वो शिमला के दो प्रसिद्ध फल हैं, एक है काफल और एक है कसमल और एक रसभरी। रसभरी तुम सब जानते हो। वो बोल रही हैं कि जो शिमला के जो काफल फल होते थे उनके बारे में वो याद करते हुए बोल रही हैं कि वो स्वाद में खट्टे मीठे, कुछ रंग में एकदम लाल होते थे, कुछ गुलाबी रंग के होते थे, और जिसको देखकर ही क्या होता था, मतलब सोचकर ही उनके मुंह में पानी आने लगता है। और एक चेस्टनट भी होता था। एक अद्भुत चीज बोल रही है कि एक चेस्टनट भी होता था। वो क्या होता था कि उसको पहले आग में भूना जाता था, फिर उसका ऊपर का छिलका निकाल करके उसके अंदर जो फल निकलता था उसको खाया जाता था। उसका भी वो भी एक अलग ही मजा था, वो भी बहुत स्वादिष्ट था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। अभी वहां पर वो जिक्र कर रही हैं एक चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। बच्चों, जो आज के जमाने में भी मिलता है वो आप लोग भी उसको जानते होंगे। और चना जोर गरम जो था उसको वो जो बेचने वाला होता है वो कागज का एक कोन बनाकर उसमें रखता है। जो पुराने न्यूज़पेपर, अखबार ये सब जो होते हैं उनसे वो बनाता है और बना करके उसमें चना जोर गरम भर करके वो देता है। और कैसे बनता है आप लोग जानते हो, कौन कैसे बनता है, कॉर्नर से उसको लपेट के बनाया जाता है, जिसका बनाते बनाते जिसका ऊपर का मुंह जो होता है वो चौड़ा हो जाता है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। और क्या होता था वो इतनी, मतलब बोल रही हैं कि नीचे से एकदम पतला होता था और ऊपर से इतना चौड़ा होता था कि उसको आराम से हम लोग हथेली पर डालकर और खाते हैं। हम लोग भी खाते हैं, ये तुम लोग भी इस चीज को जानते हो। वो एक वक्त था कि बच्चों, एक फिल्म का एक गाना है, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार। ये एक फिल्म का गाना है जो बोलती थी कि उस समय में
स्कूल के हर एक बच्चे के जुबान पर था। वो लोग इस गाने को गाते गुनगुनाते थे और साथ में चना जोर गरम खाकर उसका आनंद लेते थे। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने हमेशा शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल जाता है। वो बोलते कि जो चना जोर गरम था उसमें बहुत सबका अलग अलग अपना टेस्ट होता है, पसंद होती है। कुछ लोगों को बहुत तीखा पसंद होता है, कुछ लोगों को खट्टा पसंद होता है। तो कुछ बच्चे उस चना जोर गरम के ऊपर जो है वो पूरा तीखा मसाला जो है वो डलवाते थे, छिड़कवाते थे और वो लोग उस आराम से उसको मतलब एक एक चने की पापड़ी को मुंह में डालते हुए आराम से उसका स्वाद लेते हुए पूरा गिरजा मैदान वो लोग घूम लेते थे और उसका मतलब खाते थे, एक एक मुंह में डालते थे वो लोग चने की पापड़ी को और उसका स्वाद लेते लेते अपना जो जितनी भी उनको दूरी तय करनी रहती थी उसको वो लोग तय कर लेते थे। और छुटपन में छोटी थी तो वो बोल रही है कि जो शिमला में जो भी बच्चा रहा होगा उसने घोड़े की सवारी जो है वो जरूर की होगी, उसको कभी ना कभी घोड़े की सवारी करने का मौका जरूर मिला होगा। तो वही वो शिमला के रिज की बात कर रही हैं कि जहां पे उन्होंने घोड़े की सवारी की और बहुत मस्ती किया। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। लेखिका बोल रही हैं कि जब हम लोग घुड़सवारी करते थे और शिमला के घोड़ों को देखते थे तो उन कमतर मतलब कम, कि शिमला के घोड़ों को वो लोग कुछ कम समझते थे बच्चे और उन पर हंसते भी थे। उनको लगता था कि उनके ननिहाल के जो घोड़े हैं वो बहुत हष्ट पुष्ट यानी स्वस्थ मजबूत हैं और देखने में भी बहुत सुंदर है। ननिहाल यानी कि नानी का घर। बोल रही उनके बारे में वो कभी बाद में बात करेंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाकू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घाटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हों। जब शाम होती थी तो रंग बिरंगे गुब्बारे दिखने लगते थे और एक सामने में जाकू नाम का पहाड़ हुआ करता था और एक बहुत ऊंचा सा चर्च था, एक गिरजा घर था। और जब गिरजा घर में या चर्च में जब घंटियां बजती थी तो ऐसे लगता था कि यीशु जो है, ईसा मसीह जो है वो स्वयं आकर के कुछ हम लोगों से कह रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल। बोल रही है कि धीरे धीरे सूर्यास्त होने का समय हो जाता था। जैसे हम लोग देखते हैं सूर्यास्त होने का जब टाइम होता है, समय आता है तो गुलाबी सुनहरी धारियां जो है वो आसमान पे दिखने लगती हैं। और हिल स्टेशन पे आप देखो, पहाड़ों पर देखो तो जो दूर दूर तक फैले हुए पहाड़ नजर आते हैं वो एकदम मतलब एकदम धीरे धीरे एकदम धुंधले दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। और देखते देखते जब पूरा मतलब शाम का दृश्य हो जाता था, सूर्य अस्त हो जाता था, आकाश में तारे टिमटिमाने लगते थे और देखते ही देखते रिज पे क्या होता था कि जितनी भी दुकानें थी वहां पे बत्तियां जो है वो टिमटिमाने लगती थी। मतलब चारों तरफ जो है वो बत्तियां जल जाती थी और जो रिज की ये जो रौनक थी, ये जो सुंदरता और मॉल की दुकानों में जो चमक होती थी, भीड़ भाड़ था और जितना कोलाहल होता था, वो बोल रही है कि उसका एक अलग ही मजा था। वो दृश्य एक अनोखा दृश्य था जिसको वो नहीं भूल पा रही हैं। और स्कैंडल पॉइंट पे भी जो भीड़ था वो इतना भीड़ उस समय मतलब शाम के समय में, रात के समय में इतनी भीड़ हो जाती थी, इतना शोर शराबा होता था कि वो देखने लायक होता था। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने में एक दुकान था, एक शोरूम था जहाँ पर शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। बच्चों, शिमला से कालका जाने के लिए एक टॉय ट्रेन
है, अगर इस आप में से कोई वहां गया होगा तो उस पे जरूर बैठा होगा वो, उसी का वो यहाँ पे जिक्र कर रही हैं कि एक शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था और इसकी जो पटरियां बनी हुई थी इसका ये वहां मतलब वो वर्णन कर रही हैं उस दृश्य का कि वो ट्रेन जो बना हुआ था और उसकी जो पटरियां थी, पटरियों पे छोटे छोटे डिब्बे बने हुए थे और जिस तरह से स्टेशन बना होता है उसमें स्टेशन का जो बना हुआ था उसका जो शेड था वो लाल रंग के टीन का बना हुआ था और जैसे सिग्नल देने के लिए लाल पीला और हरा खंबा बना होता है, उसी तरह से कुछ कुछ दूरी पर खंबे बने हुए थे और उसमें सुरंगें भी थी। इस तरह से वो एक पूरा मतलब एक स्टेशन का एक चित्रण दिखता था उनको वहां पे। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो, और वह गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। पे लेखिका बोल रही हैं कि उनके समय में जो सबसे तेज रफ्तार वाली, सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी हुआ करती थी वो यही गाड़ी थी। आजकल तो बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, हम लोग के बहुत सारी गाड़ियां आ गई हैं, लेकिन उस समय जो सबसे तेज चलने वाली जो गाड़ी थी वो यही गाड़ी थी। और बोल रही है कि कभी कभी हवाई जहाज भी दिख जाया करता था। आजकल तुम लोगों के समय में, हमारे समय में तो ये एक आम बात है हवाई जहाज देखना, लेकिन उनके समय में जो हवाई जहाज है वो कभी कभी दिखा करता था। और जब जैसे ही वो लोग हवाई जहाज की आवाज सुनते थे, वो लोग सभी बच्चे जो कहते अपने घर से बाहर निकल आते थे हवाई जहाज की आवाज सुनकर हवाई जहाज को देखने के लिए। और देखने में ऐसा लगता था कि कोई एक भारी भरकम जो पक्षी है, भारी सा एक विशाल पक्षी जो है वो पंख फैलाकर उड़ रहा है। और देखते ही देखते वो ओझल हो जाता था, क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो इतनी तेज होती थी, उसकी गति जो है वो बहुत तेज होती थी। और गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ वो एक और भी दुकान थी जिसको लेखिका नहीं भूल पा रही हैं, और वह दुकान थी जहां पर कृष्णा सोबती जी का पहला चश्मा बना था। और जो चश्मा के जो डॉक्टर थे वो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती और कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। लेखिका कह रही है कि जब उनको चश्मा लगा, बच्चों आजकल ये एक साधारण बात हो गई है, छोटे छोटे बच्चों का भी आंख खराब होता है और होने लगा है, वो लोग चश्मा पहनते हैं, कोई भी इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन लेखिका के समय में वो कह रही हैं कि एक मतलब एक बच्चे को चश्मा लगना एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी। और शुरू में उनको बहुत ही खराब लगा, अटपटा जैसा लगता था चश्मा पहनना। और छोटा हो चाहे बड़ा हो, जो भी उनको देखता था वो यही पूछता था कि आंखों में कुछ तकलीफ हो गया है तुम्हारे? इस उम्र में ऐनक पहन रही हो, चश्मा पहन रही हो? क्योंकि उस समय में चश्मा पहनना एक बहुत बड़ी बात थी। तो कुछ लोग उनको सलाह देते थे, दूध पिया करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो, चश्मा उतर जाएगा तुम्हारा। तो वो क्या करती थी कि जो भी उनको सलाह देता, वो उनसे, जो डॉक्टर ने उनसे कहा था कि कुछ दिन लगातार चश्मा पहनो तो तुम्हारा चश्मा उतर जाएगा, वो डॉक्टर की बात को उनके सामने दोहरा देती थी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। डॉक्टर साहिबा कह रही हैं कि हालांकि डॉक्टर ने, यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि हालांकि डॉक्टर साहब ने उनको यह आश्वासन दिया था, यह कहा था कि तुम लगातार कुछ दिन तक चश्मा लगाओगी तो तुम्हारी आंखें जो है वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन एक उम्र के साथ उनका चश्मा जो है वो उतरा नहीं। भले ही उसका जो उम्र के साथ क्या हुआ, चश्मे का जो पावर है वो बढ़ता चला गया और वो
चश्मा लगाने के लिए इसकी जिम्मेदार जो है वो खुद को ठहराती हैं। वो इसलिए ठहराती हैं क्योंकि वो बोल रही हैं कि वो ये बात सही है कि हम लोगों को दिन की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में हम लोगों को, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड कोई काम हो या कोई भी काम हो, हमको दिन की रोशनी में करना चाहिए। लेकिन लेखिका क्या करती थी कि वो रात में टेबल लैंप के लाइट में वो अपना सारा काम किया करती थी, जिससे क्या होता है, आंखों में जोर पड़ता है, और आंखों में जब जोर पड़ता है तो आंखों की रोशनी कम होती है और चश्मा चढ़ना स्वाभाविक है। तो इसीलिए लेखिका जो है वो अपने आप को स्वयं इसकी जिम्मेदार मानती हैं। क्यों? क्योंकि वो रात की रोशनी में टेबल लैंप में अपना सारा काम किया करती थी। और जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनके एक चचेरे भाई थे जो उन्होंने उनको देखा चश्मा पहनते हुए, तो कृष्णा जी को बहुत चिढ़ाया था। आंख पर चश्मा लगाया ताकि जूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। उन्होंने क्या कहा कि आंख पर चश्मा इसलिए लगाया है ताकि उनको दूर की चीजें दिखाई दे सके, लेकिन इस लड़की को यह नहीं पता है कि इनकी जो सूरत है वो लंगूर जैसी बन गई है। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। कृष्णा सोबती जी कह रही है कि उनको यह सुनकर बहुत गुस्सा आया जब उनके चचेरे भाई ने उनको चिढ़ाया, लेकिन गुस्सा आने के साथ साथ उन्होंने जो शेर बोला था वो भी उनको बुरा नहीं लगा। वो शेर उनको पसंद आया कि जो भी हो, भाई ने जो है वो शेर जो है वो अच्छा बोला है। उनको गुस्सा आया कि चिड़चिड़ाहट हुई कि वो क्यों चिढ़ा रहे हैं उनको, लेकिन उनके शेर पे उनको बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। जब उनके भाई चाय वाय पीकर चले गए तो वो अपने कमरे में गईं और आईने के सामने यानी शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गईं। बहुत देर तक अपने आप को देखती रही वो। कभी उन्होंने चश्मा पहनकर देखा, उसके बाद चश्मा उतार के अपने आप को देखती, फिर कहती नहीं मैं लंगूर जैसी नहीं लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ, नहीं हाँ शायद सच में मैं ऐसी लग रही हूँ। जैसे हम लोग के भी साथ ऐसा होता है, जब हम लोग कोई भी मतलब अपने अंदर कोई परिवर्तन लाते हैं, कोई नया हेयर स्टाइल बनाओ या फिर कोई जैसे चश्मा ही ले लो, हम लोग जब पहनते हैं तो मिरर में शीशे के सामने खड़े होकर खुद को बहुत देर तक निहारते हैं कि हम भाई कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं, चश्मे में अच्छे लग रहे हैं कि चश्मे के बिना अच्छे लग रहे हैं। इस तरह से कृष्णा सोबती जी भी जो थी वो आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहार रही थी। कभी कहती कि नहीं भाई हम लंगूर जैसे नहीं लग रहे हैं, हम अच्छे लग रहे हैं। कभी उनको अपने ऊपर भाई विश्वास नहीं होता था कि नहीं भाई हम सच में हमें अच्छा नहीं लग रहा है चश्मा। इस तरह से उनके मतलब दुविधा वाली स्थिति में वो आ गई थी। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। उनके सामने उनके छोटे भाई का एक टोपी रखा हुआ था। उन्होंने क्या किया, उसको उठाया और सर पर पहन लिया। वो थोड़ा बोली कि उनको थोड़ा अजीब अटपटा जैसा लग रहा था, लेकिन मस्ती करने के लिए, मजाक करने के लिए, मस्ती मजाक में उन्होंने उस टोपी को पहन लिया और उनको बहुत अच्छा लगा। तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब भी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। वो बोलती हैं कि तो ये तो मेरे बचपन की बात थी, लेकिन ये चश्मा जो है वो वक्त के साथ साथ मतलब उनके साथ ये मतलब वो हमेशा वो चश्मे को अब इस एज में, इस उम्र में आने के बाद भी वो चश्मा पहनती हैं और एक आदत सी बन चुकी है। सही बात है बच्चों की, अगर हम लोग कोई भी चीज बहुत पहले से या बचपन से कोई चीज पहनो या करो तो वो एक आदत बन जाती है, और जब उसको निकाल दो तो बहुत अटपटा सा लगता है। तो वैसे ही कृष्णा सोबती जी यहाँ पर कह रही हैं कि जो चश्मा जो है अब मतलब उनके चेहरे के साथ क्या हुआ है, वो सूट कर गया है, मतलब पहनते पहनते उनकी आदत हो गई है। और कभी भी अगर वो चश्मा उतारती भी हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके अपने चेहरे पर कि कुछ खालीपन है, मतलब उनकी आदत हो गई है अब चश्मा पहनने की। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। यहाँ पे लेखिका कह रही हैं कि उनके बचपन के वो दिन याद आ गए जब उन्होंने टोपी पहनी थी, काले फ्रेम वाला चश्मा लगाया था, और जो उनके भाई ने उनसे कहा था लंगूर की सूरत, उन बातों को वो यहाँ पर याद कर रही हैं।
हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि जब वो ये संस्मरण लिख रही थी उस समय कृष्णा सोबती जी शिमला में थी और वो कह रही हैं कि उनको अभी टोपी लगाना जो है अच्छा लगता है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। उनके पास कई रंगों की टोपियां एकत्रित हो गई हैं, उन्होंने इकट्ठा कर ली हैं टोपियां। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुविधे वाली हिमाचली टोपियां। वो बोल रही हैं जैसे चुन्नी से दुपट्टे से टोपी जैसा पहन लेते हैं, सर को ढक लेते हैं तो चुन्नी जो है वो बार बार फिसलता है इधर से उधर। तो वो उससे अच्छा क्या है कि उनको जो सहज और सहल और सुविधे हिमाचल की जो टोपियां हैं जो स्थिर होकर उनके सर पर टिकी रहती हैं वो उनको बहुत अच्छी, मतलब उनको ज्यादा अच्छी लग रही है, जिससे उनकी चुन्नी भी जो है वो संभल गई है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृष्णा सोबती जी ने अपने समय से लेकर के और आज के समय में आए कितने सारे बदलावों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है और हम स्वयं भी उस बदलाव को देख सकते हैं कि दिन प्रतिदिन किस तरीके से बदलाव आ रहा है। तो अभी मैं आप लोगों को इस चैप्टर को कम से कम 1-2 बार पढ़ना है और इसके कठिन शब्द को 3 बार लिखना है और शब्दार्थ को क्लास